जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी के 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और ये न्यूज़ ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी देख ली होगी। तो मैं कट शॉर्ट करके बस आपको इतना ही बताऊंगा कि इसके अंदर मेजर चेंजेस इस बार क्या किए गए हैं, जो मूल बदलाव हैं जो इससे पहले नहीं थे, 2025 के एक नोटिफिकेशन में नहीं थे। अभी एकदम नए बदलाव है। कुछ ऐसे मूल कारण है क्योंकि यूपीएससी ने इसमें खास करके कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि सेफ्टी सिक्योरिटी हर लेवल पर चेक किया गया है, ताकि आगे चलकर जो जिस भी तरह की जो कंट्रोवर्सीज होती है, दिक्कत होती है उस पूरे प्रोसीजर के अंदर, वो दोबारा से ना हो। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने इस बार बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट, चलिए नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो यही है कि लिंक बदल गया है। पहले अभी तक जो भी लिंक में जिस तरह से अपलोड हुआ करता था वो नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर कि अब जो वेबसाइट है वो वेबसाइट नई बनाई गई है यूपीएससी के द्वारा, एंड दैट इज upsconline.nic.in। ऑलराइट, सो जो ओल्ड ओटीआर था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, वो रिमूव हो चुका है। आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड ये पूरी तरह से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर पर, राइट, यूआरएन, इसके अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। प्लस राइट, ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, सेफ कैफ, राइट। सो यूआरएन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इन दो लेवल पर या इन दो विभाजन में कर आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको डेफ सॉर्ट ऑफ जो डिटेलिंग वगैरह इस बार बहुत स्ट्रिक्टली मांगा है। यूपीएससी ने इस बार मेक श्योर करा है कि जो भी आप डिटेल्स भरेंगे उसमें इतनी पेचीदगियां, फिर इतना डिटेलिंग हो, फॉर्म इतना बड़ा हो कि आप हर लेवल पर जो सेफ्टी सिक्योरिटी वाले जो कॉलम्स होते हैं वो पूरी तरह से इस बार भरे जाए, ताकि किसी भी तरह का लैक्यूना, किसी भी तरह का जो गैप है वो ना रह जाए। राइट, चलिए, सो देन यू नीड टू अप्लाई फॉर द एग्जाम। अब यूआरएन बेसिकली क्या होता है कि ये आपको पूरा इसमें भरना पड़ेगा। इसमें वो सारी डिटेल्स है जो आपसे बाद में भरवाई जाती है, वो आपको इसमें ही भरवाई जाएगी। पहले क्या हुआ करता था कि प्रीलिम्स के बाद आप कुछ डिटेल्स भरते थे, लेकिन इस बार इन्होंने नया पोर्टल शुरू किया गया है, नया स्टेज रखा गया है सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर आपको अपनी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो इसको भरना पड़ेगा और ये हर लेवल पर आप पे इसी को मेंटेन किया जाएगा। तो इसमें आपकी डिटेलिंग बहुत एग्जैक्ट होनी चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। यहां अगर आपने कोई गलती कर दी तो आगे चल के उसमें किसी तरह का बदलाव एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी इसी बात करेगा, जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी आईडी सिर्फ एक बार भरी जाएगी। आफ्टर दिस यू ओनली सेलेक्ट द एग्जाम एंड सबमिट। आपको इसमें सिर्फ उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरना ही पड़ेगा, उसके बाद बदलाव नहीं किए जाएंगे, एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, नहीं किसी तरह का एंटरटेन किया जाएगा। राइट, सो ये बात मैं आपसे कर चुका हूं। डिटेल्स लाइक फुल नेम वगैरह आपसे पूरा, बस आपकी जायदाद के अलावा सारी डिटेल्स ये लोग मांगेंगे, मदर्स नेम एंड एवरीथिंग, एवरी योर नेशनैलिटी, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड ओवर देयर। इनफैक्ट द मैरिटल स्टेटस, हर तरह की चीजें आपसे पूछी जाएगी। ईमेल आईडी आपका वेरीफाइड होना चाहिए। अच्छा, सबसे खास बात यह कि इस बार इन्होंने क्या करा कि आधार कार्ड पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है। आधार कार्ड, यस ऑफ कोर्स, आधार कार्ड के अलावा भी जो अगर आप दूसरा आईडी दे सकते हो तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा, बट जो सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है वो आधार कार्ड पे किया गया है। तो यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग कि जब आप इस फॉर्म को भरें तो उससे पहले आपका आधार कार्ड, उसके अंदर जो आपका एड्रेस है, आपकी नाम की स्पेलिंग, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी क्लियर। तो प्लीज टेक योर स्वीट टाइम, हफ्ता 10 दिन लीजिए, अपने आधार कार्ड को प्रॉपर रीजनरेट कराइए। अगर आपके आधार कार्ड में अगर आपकी फोटो अपडेटेड नहीं है, या फिर एड्रेस अपडेटेड नहीं है, या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि वो आपका रेक्टिफाई हो जाए, बिकॉज उस स्पेलिंग मिस्टेक को बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। राइट, एंड पीडब्ल्यूबीडी जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सभी लोग अपने अपडेट करवा लें। ओबीसी वाला हो गया, ईडब्ल्यूएस वाला हो गया, यू नीड टू अपडेट योर सर्टिफिकेट्स वेरी पर्टिनेंटली। तो इस बात का खास ध्यान रखा गया है। इंपॉर्टेंट सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें फोटोग्राफ की रिगार्डिंग एक अपडेट की गई है। पहले क्या था 2025 के अंदर कि जब भी आप अपनी फोटोग्राफ यूज करेंगे तो वो तकरीबन आपके 10 दिन के उसके अंदर होनी चाहिए, 10 दिन पहले खींची हुई होनी चाहिए, ज्यादा रिसेंट लेटेस्ट होनी चाहिए, और आपकी फोटो के नीचे डेट ऑफ दैट फोटोग्राफ भी होनी चाहिए। लेकिन अभी 2026 के अंदर उन्होंने उस चीज को भी थोड़ा सा साइड में करके ये कर दिया है, लाइव लेवल पर, राइट, लाइव आपकी फोटो कैप्चर की जाएगी और इसी चीज को मेंशन किया जाएगा, इसी को एक्नॉलेज किया जाएगा। सिग्नेचर के अंदर भी उन्होंने कुछ अच्छे मेन बदलाव करे हैं कि आपको सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर पे या फिर या तो ब्लू बॉल पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन, उसके थ्रू ही आपको सिग्नेचर करने हैं 3 बार लगातार। नाउ यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ सीरियसनेस दिस टाइम यूपीएससी शोइंग टुवर्ड्स द कैंडिडेट। हर इंसान उसी को अप्लाई करना है जो सच में इस एग्जाम के लिए सीरियस है, और यूपीएससी भी उन्हीं की सीरियसनेस को चेक करने के लिए इस तरह के जो स्ट्रिक्ट प्रावधान है उनको इस बार रखा गया है। राइट, तो सिग्नेचर 3 बार किए जाएंगे, ताकि देखिए कई बार फ्रॉड में क्या होता है कि कोई भी सिग्नेचर एक बार तो चलो हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन कोई भी किसी दूसरे इंसान का सिग्नेचर 3 बार करेक्ट नहीं होता है मोस्टली। राइट, तो एक सिक्योरिटी लेवल पर यहां पर भी किया गया है, फोटोग्राफ विल बी लाइव
लेवल पर उसको अपलोड किया जाएगा, राइट। तो वो सारी चीज़ में इसमें मेंशन की गई है। वन टाइम आइडेंटिटी प्रोफाइल वगैरह, ओके फाइन, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल राइट, सो आधार कार्ड पे बहुत ज्यादा इन्होंने इंक्रीज एम्फेसाइज, आधार कार्ड को बहुत ज्यादा इन्होंने तवज्जो दिया है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें किसी भी तरह का डुप्लीकेशन, किसी भी तरह का मिस स्पेलिंग वगैरह वो चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। प्लीज उसमें देख लेना, आपके हर लेवल पर वेरिफिकेशन किए जाए, बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के सेंटर के दौरान भी वही आधार कार्ड पे ध्यान दिया जाएगा, मेंस के दौरान भी इसी पे ध्यान दिया जाएगा, और इंटरव्यू के जो आगे फॉर्म्स भरवाए जाएंगे वो भी उस आधार कार्ड की जो नंबर्स वगैरह है, स्पेलिंग है, उसी के आधार पर किया जाएगा। तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर आधार कार्ड्स। एज आपको पता ही है, ये 21 है, राइट। ये सब ये इसमें कोई ऐसा कोई खास बदलाव है नहीं, ये सब चीजें सेम ही है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 32 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 42, राइट। चलिए एससी एसटी के लिए 37। सो इन दिस पीडब्ल्यूडी के लिए 45 हो जाएगा इसके अंदर, एससी एसटी 47। इसमें थोड़ा ये बदलाव है, तो प्लीज ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इस चीज में हो सकता है। और 5 साल का रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन को, राइट। चलिए, तो ये चीजें इसमें कुछ ज्यादा नया खास नहीं है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपीट। लाइव फोटो की बात आपसे कर चुका हूं, जिसमें आपकी एक फोटो हो। अब इसके अंदर भी कई बार क्या होता है कि कभी कभी हम जब पासपोर्ट साइज फोटो भी लेते हैं तो उसके अंदर भी 45 एंगल, 30 एंगल इस तरह का होता है, लेकिन यू नीड टू बी। अब क्या है कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर इसको बहुत ही स्पष्ट किया गया है कि आपकी नाक, आपकी दोनों आंखें एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके दोनों कान उसमें प्रॉपर दिखने चाहिए। तो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी बैलेंस। जब आपकी फोटो ली जाएगी तो इसमें थोड़ा हमको सीरियसनेस लेवल पर रखनी है। सिग्नेचर जो 3 बार की मैंने बात कही थी, ब्लैक ब्लू प्लेन व्हाइट पेपर पे ही होना चाहिए। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा बोल्ड एंड कैपिटल में मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। इसमें से किसी भी लाइन को आपको हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपका सिग्नेचर कभी ब्लर हो गया, फोटोज कई बार ब्लर हो गई, तो वो जो शेडोज वगैरह कहीं परछाई आ रही, जो भी आपने अपलोड करी, तो कई बार होता है ना, आप कोई फोटो स्कैन करते हो तो परछाई पड़ जाती है, वो क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन की होनी चाहिए, राइट। फेस वेरिफिकेशन, स्ट्रिक्टर फेस वेरिफिकेशन होगा, इमेज क्लैरिटी होगा। इनफैक्ट आपको जब आप प्रीलिम्स के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपके चेहरे को देखकर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वहीं पर जो फेस आइडेंटिफिकेशन होगा, फेस वेरिफिकेशन होगा, वो टेक्नोलॉजी के लेवल पर किया जाएगा, राइट। तो टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे लेवल पर यूज करने की इस बार नोटिफिकेशन में बात की गई है। देन जो भी आप प्रीलिम्स आप देते हो, तो उसके बाद मान लीजिए आपको किसी सवाल में किसी तरह की दिक्कत है, या कोई सवाल आप अग्री नहीं करते हो, आप कोई कंप्लेन दायर करना चाहते हो, सो फॉर दैट आपको क्यूपी रिप्रेजेंटेशन इस लेवल पर आपको अलाउ किया जाएगा। सो जिसमें आपको 5 दिन के लिए अलाउ किया जाएगा। 2025 के नोटिफिकेशन में ये पहले 7 था, लेकिन इसको हटाकर इन्होंने अब 5 ही रखा है। 5 दिन तक आपको अलाउ किया जाएगा। तो फ्रॉम द थर्ड डे, जब आप प्रीलिम्स देकर आते हो उसके बाद आपको 1-2 दिन आप थोड़ा घर के रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आपको 5 दिन की वो मोहलत दी जाएगी। और उसके अंदर भी टाइमिंग फिक्स किया गया है कि शाम के 6 बजे तक ही। ऐसा नहीं कि 5th डे, जो आपका 5वां दिन है अपनी कंप्लेंट्स को दायर करने के लिए, उसकी रात की 12 बजे तक नहीं, 11:59 तक का वेट नहीं करना है। 6 बजे ही आपको उसके अंदर अपनी कंप्लेन दायर करनी है विद इन 5th डे, राइट। इसमें एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, एंड यूपीएससी इज एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट इन दिस टाइम, राइट। देन ऑल राइट, ये सब। हाँ, तो ऑफकोर्स प्रीलिम्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा, जो कि एमसीक्यू एग्जाम आपका प्रीलिम्स होगा, उसी के लिए ही, मेंस के लिए नहीं है। मेंस में तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। आई होप यू दैट यू नो, गिवन ऑब्वियस। ऑल राइट, देन लाइव फेस ऑथेंटिकेशन में आपको बता चुका हूं, क्लियर रीसेंट फोटो मैंडेटरी। पहले क्या था कि 10 दिन वाला था, लेकिन अभी इसको लाइव कर दिया गया है, राइट, टू प्रिवेंट मिस इम्पर्सनाइजेस। बिकॉज प्रीवियस में देखिए क्या था कि पहले ऐसे कुछ एकाध इंसिडेंट हुए थे जहां पर लोगों ने अपनी चेहरे का, अपनी आइडेंटिटी को मिसयूज करके किसी और से एग्जाम लिखवा दिया, है ना। कुछ ऐसी चीजें हुई है जहां पर आपकी फोटोज क्लियर नहीं थी और उसको कहीं लेवल पर मिसयूज किया गया था। तो देयर हैड बीन सर्टेन इंसिडेंट्स जिसको लेके सीरियसली यूपीएससी के अंदर एक लेवल का मतलब देखा गया था कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो भी गई थी, और इसलिए बहुत ज़रूरी था। एंड थैंकफुली यूपीएससी ने फाइनली इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है। बिकॉज देखिए, जो भी इंसान क्राइम करता है वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पर उतर के क्राइम करेगा, तो वी नीड टू सरपास देयर जो भी उनका स्तर है, राइट। देन द सेंटर ऑफ चॉइस, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहले क्या होता था, अगर आपने कोई सेंटर भरा है, तो पहले भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे चलता था, लेकिन अभी क्या, अगर आपने कोई सेंटर भरा है और ऑलरेडी वहां पर अगर सीट्स फुल हो चुके हैं, तो लेटर ऑन वो आपको सेंटर कहीं और अलॉट करेंगे। अभी भी यही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अंदर इसमें बहुत अच्छा इन्होंने ध्यान रखा है कि भले ही पीडब्ल्यूडी का जो हमारे पीडब्ल्यूडी के एस्पिरेंट्स है, अगर वो बहुत एंड मोमेंट पर अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो भी उनकी प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। जो भी सीट सिलेक्शन वो करते हैं उनको वहीं पर दिया जाएगा, गिवन दैट कि फॉर एग्जांपल अगर इफ अ पर्सन इज पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और अगर उनका 40% से ज्यादा
आता है, अगर उनका कार्ड बना 40% से ज़्यादा वाला, एंड अगर वो जयपुर में अप्लाई कर रहे हैं अपने एग्जाम सेंटर के लिए, और मान लीजिए जयपुर की सीट्स ऑलरेडी भर चुकी है और एनी इज फ्रॉम दी सबसे आखिरी में उन्होंने भरा है, तो भी उनको वहाँ पे सीट दी जाएगी। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है, वहाँ पर उनको एलिमिनेट करके कहीं और सेंटर नहीं देंगे, तो वहाँ पर इनकी जो प्रेफरेंस है उसको ध्यान में रखा गया है, राइट। तो जनरल सेंटर एलोकेशन नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जनरल लेवल पर किया जाएगा, जो कि हर बार ऐसा होता है, तो राइट। तो फर्स्ट अलॉट बेसिस विद कैपेसिटी सीलिंग। कैपेसिटी सीलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जयपुर एलाइट सर्जरी में अगर यहाँ पे 100 सीटें ही अवेल की गई है, तो उसके बाद आपको जयपुर नहीं मिलेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू पीडब्ल्यूबीडी, राइट। चलिए, ओके, सो गारंटीड सेंटर ऑफ चॉइस फॉर पीडब्ल्यूडी, ये गारंटीड दिया जाएगा, ये गारंटीड है ना, ये बात आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। देन स्क्राइब के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, जो कि आई थिंक वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट यूपीएससी हैज डन। जरूरी इसमें यह था कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें यह होता है कि अगर जैसे किसी इंसान को अगर देखने की क्षमता अगर उसकी पूरी नहीं है, या फिर सुनने की क्षमता या फिर लिखने की क्षमता उसकी पूरी नहीं है, तो वो अपने स्क्राइब भी रखते हैं, और साथ में जो होता है जो उनको मदद करने के लिए साथ में आता है, उसकी डिटेल्स भी इस बार यूपीएससी के फॉर्म के अंदर बहुत ही स्पेसिफिकली डिमांड की गई है नोटिफिकेशन के अंदर, और उसमें साफ तौर पर ही समझाया गया है कि अगर यूपीएससी पहले उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा, उनकी डिटेल्स को पहले क्रॉस वेरीफाई करेगा, और अगर यूपीएससी को सही लगता है वो स्क्राइब, तो ही यूपीएससी उसको अप्रूव करेगा। लेकिन अगर यूपीएससी को उस स्क्राइब के ऊपर या उस पर्सन के ऊपर हल्का सा भी डाउट आता है, तो दे विल इधर रिमूव और रिजेक्ट दैट स्क्राइब को, उसको रिजेक्ट कर देंगे, उस असिस्टेंस को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी बदलाव करने के लिए, किसी और स्क्राइब को अफोर्ड करने की, अलॉट करने के लिए, राइट। सो यूपीएससी नाउ मस्ट अलाउ एलिजिबल फॉर अप टू 7 days बिफोर द एग्जाम। आपको आपसे रिक्वेस्ट चेंज किया जाएगा, अगर मान लीजिए अगर कोई चेंज करना है, अगर बदलाव करना, तो एग्जाम से 7 दिन पहले ही आपको ये इत्तला कर दिया जाएगा कि आपको अपने स्क्राइब को कंटिन्यू रखना है, रिमूव करवाना है, या फिर चेंज करवाना है। तो इस बात को लेकर यूपीएससी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, राइट। ऑल राइट, सो टू रिड्यूस मिसयूज, ऑफ कोर्स यही चीज है, बिकॉज का मिसयूज बहुत ज्यादा हो गया था। चलिए, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है इस बात में, अगर आप स्क्राइब को लेते हो तो इसमें यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसमें यूपीएससी उसका पूरा प्रॉपर तरीके से उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा, उसके बाद ही उसको अलाउ किया जाएगा, राइट। देन ओके, कैंडिडेट में ठीक है, फाइन, चलो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। ओके, असिस्टिव टेक्नोलॉजी फोकस पे बहुत ज़्यादा किया गया है, स्क्रीन रीडर्स वगैरह विल बी देयर। आप जो भी एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर देयर विल बी सर्टेन टेक्नोलॉजीज जो आपके हर लेवल पर आपका मुआयना करेंगे, चेकिंग करेंगे आपकी आइडेंटिटी का, आपके वेरिफिकेशन का। तो ये चीज़ में खास तौर पर मेंशन की गई है, हर एग्जाम सेंटर में मैंडेटरीली इस चीज़ पर ये चीज़ होना ज़रूरी है, ऑन साइट चेक। तो यहाँ पर जो जिस सरकारों को जहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, कलेक्टर साहब को जिम्मेदारी दी गई है, तो उन सभी चीज़ों, इन प्रावधानों को बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल पर अप्लाई किया जाएगा टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए, आपने भी कई बार ऐसा फेस किया होगा कि जब हम प्रीलिम्स देने जाते हैं, मेंस देने जाते हैं, तो वो जो एग्जाम सेंटर्स है वो अपने आप में इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। कोई बहुत ही पुराना से कोई बिल्डिंग है जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, बट यूपीएससी ने इस बार स्पष्ट करा है कि भले ही कैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेबल कुर्सी कैसी भी हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर होनी जरूरी है व्हेन इट कम्स टू अटेंडेंस और पर्सनल वेरिफिकेशन, पर्सन वेरिफिकेशन जब आता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ ये भी है कि प्रतिभा सेतु करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो पोर्टल है, इसको बहुत ही फॉर्मली और बहुत ही एम्फसाइज करके इस बार इनको लॉन्च किया गया है। लॉन्च शब्द कहना सही नहीं होगा, बिकॉज ये चीज़ पहले भी 2025 और 24 के अंदर भी थी कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस के बाद हो जाता था, बट फाइनली इंटरव्यू वो क्रैक नहीं कर पाते थे, तो उस वक्त उनकी जो डिटेल्स है वो बाकी सर्विसेज, बाकी दूसरे जगह सर्कुलेट की जाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने फॉर्मली ये चीज़ मेंशन की गई है कि प्रतिभा सेतु के अंदर देयर विल बी सर्टेन कैंडिडेट्स फॉर ऑब्वियस रीजन, ऑफ कोर्स, जिनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होगा, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वेयर दे आर वेरी एलिजिबल, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट लेवल पर या फिर गवर्नमेंट लेवल्स पर जिनको ऐसे काबिल लोगों की जरूरत होती है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि अगर आप 1-2 नंबर से इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्षमता उनसे कम है या फिर आप उनसे थोड़े कमजोर हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता है। सो 1-2 नंबर डजंट मेक सच अ बिग चेंज इन योर कैपेबिलिटी, वो उस पर जजमेंट करना बहुत खराब होगा। सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट लेवल पर एंड द गवर्नमेंट लेवल पर जिनको ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत होती है। सो दे रीच टू यूपीएससी, वो उनसे एक्सेस लेते हैं यूपीएससी का, उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं एंड देन दे हायर इट। तो उस पोर्टल को फॉर्मल लेवल पर यहाँ पे लॉन्च किया गया है, उनकी डिटेल्स। तो यहाँ पर यूपीएससी ने उनसे कंसेंट की बात कही है, राइट। आपकी परमिशन ली जाएगी, आपकी परमिशन
के बिना अभी ऑटोमेटिक लेवल पर नहीं होगा, बिकॉज आपकी डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। अगर यूपीएससी आपकी डिटेल्स को फर्दर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर करेगा तो उसके लिए आपकी परमिशन, आपके एसेंट की जरूरत है। अगर ये चीज आप नहीं करते, नाउ दिस इज नॉट कंपलसरी, लेकिन अगर आप ये चीज नहीं देते हो डिटेल्स, तो ऑफकोर्स ये डिटेल्स कहीं और शेयर नहीं की जाएगी और उस प्रतिभा पोर्टल पर आपकी डिटेल्स शेयर नहीं की जाएगी। एंड फॉर ये बात है बेसिकली परमिशन की और उसकी कंप्लायंस की बात है, राइट। चलिए, so this this particular portal is very important, act as a bridge between UPSC talented pool and employers, right। तो फाइनली यूपीएससी सेलेक्ट करता है उनके बीच में, और जो टैलेंटेड पूल है, जो प्रतिभाशाली जो हमारे कैंडिडेट एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके बीच में उस गैप को ब्रिज अप करने के लिए, उसको भरने के लिए इस तरह की पोर्टल की बात की गई है। दिस इज एक्सट्रीमली सच अ ग्रेट स्टेप। हाउ इट वर्क्स, ये देखो काम कैसे करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपके कंसेंट की जरूरत होगी, आपका बायोडाटा किसी को शेयर किया जाएगा, आपके नंबर शेयर किए जाएंगे, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है विदाउट परमिशन नहीं किया जाएगा। एंड दिस विल बी वॉलंटरी, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। 2025 में शायद ये ऑटोमेटिक था, बट अब 26 से ऑटोमेटिक नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट, ये मैं बात कर चुका हूं, करियर लिंकेज फैसिलिटी वगैरह सारी बात उसी में आती है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कि आपको तकरीबन अपने जो सर्टिफिकेट्स है उनको बिल्कुल अप टू डेट रखना है, जिसमें आपके तकरीबन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू नीड टू प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 23-24, 24-25, ये तीनों साल के लेवल पर जो आपको फाइनेंशियल जो आपका इनकम का जो लेवल रहा है, वो तीनों साल का आपको प्रस्तुत करना है, पेश करना है व्हेन इट कम्स टू अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं था, ये इस बार 2026 नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपको तीनों साल के जो डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी फाइनेंशियल इनकम का जो प्रूफ है, वो आपको देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवेल दी ओबीसी सर्टिफिकेट का जो ऑथेंटिसिटी, उसको अवेल करने के लिए यू नीड टू हैव दिस थिंग। उसमें डेट्स खास तौर पर मेंशन की गई है। आई होप यू ऑलरेडी नो द 24 फरवरी 2026 इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, और इसके अंदर भी रात की 12 बजे तक के चक्कर में मत रहना। ये बात कर रहे हैं हम 6 PM की, राइट। 6 बजे तक आपको ये फॉर्म भर के 6 बजे तक की ही इसमें समय सीमा है, तो इसी के अंदर आपको ये काम करना है, राइट। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमी की वीकर सेक्शन है, उसके अंदर भी यही प्रावधानों की बात इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल पर मेंशन की है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस थिंग। नाउ यूपीएससी पोस्ट प्रीलिम्स और पोस्ट मेंस के अंदर भी आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। हालांकि जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरोगे तो आपसे काफी डिटेल मांग ली जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से उस चीज को इंश्योर करना है कि आप मेंस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, और उसके लिए भी समय सीमा रखी गई है। तो वो चीज आपके लिए 10 दिन रखी गई है प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स दिया, उसके बाद 10 दिन तक आपके पास विंडो रहेगी कि आप ये सरकार को या यूपीएससी को बताओगे कि हम मेंस देना चाहते हैं। अगर हमारा क्लियर हुआ तो हम मेंस देना चाहते हैं, हम दोबारा से डिटेल देते हैं, तो इसे डेफ जो हमको पता है डिटेल एनालिसिस फॉर्म जो होता है वो दोबारा आपको भरना पड़ेगा इन दिस केस। और अगर आपका मेंस क्लियर होता है उसके बाद भी यू नीड टू लॉग इन अगेन, इस पोर्टल पर दोबारा लॉग इन करके आपको दूसरी बार डेफ भरना पड़ेगा। जब आपका मेंस क्लियर होता है उसकी समय सीमा है 15 दिन। तो प्रीलिम्स के बाद जो 10 दिन होते हैं उसमें देखो रिजल्ट 10 दिन में नहीं आता है, राइट। रिजल्ट नहीं आएगा 10 दिन में, लेकिन आपको पहले ही बताना है कि आई वांट टू। तो भले आपका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, इफ यू आर इंटेंडेड टू गिव मेंस, तो आपको उसमें मेंशन करना है। सिलेक्शन हुआ हो तो खैर महीने भर बाद पता चलेगा, एंड द सेम थिंग हैपेंस फॉर मेंस। लेकिन यहाँ पे वक्त थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है, इसमें 15 दिन है, इसमें 10 दिन है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आपने प्रीलिम्स के बाद उन 10 दिनों के अंदर दोबारा से फॉर्म को नहीं भरा, तो आपका जो सिलेक्शन मेंस में जो आपका सिलेक्शन हुआ उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से यूपीएससी ने क्लियर बोल दिया है। सो ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म बस एक बार भरना है, इसको 4 लेवल पर यूपीएससी ने डिवाइड कर दिया। आपके पूरे फॉर्म्स को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, जो आपको हर हाल में भरते रहना पड़ेगा। दैट शोज कि यूपीएससी अपने एस्पिरेंट्स को लेकर कितना सीरियस है, एंड टू चेक हाउ मच सीरियस एस्पिरेंट्स आर रिगार्डिंग यूपीएससी, राइट। चलिए, सो की कंप्लायंस जो इसके अंदर की गई थी कि जो पोर्टल लॉगिन है ये कंपलसरी है, नॉट ऑप्शनल। इसको कंपलसरी कर दिया गया है। नॉन लॉगिन और इनकम्प्लीट सबमिशन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं करते हो तो ऑफकोर्स डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दैट मेक्स इट वेरी कंपलसरी, वी ऑल नो, राइट। देन अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये की गई है, अब क्या होता है कि कुछ लोग रैंक से सुधारने के लिए दोबारा एग्जाम में बैठते हैं, या फिर अपनी कई बार होता है कि किसी चीज को है ना और ज्यादा, देयर आर सर्टेन वेरियस फैक्टर्स। अब उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, बट अगेन पीपल बार बार सेम एग्जाम को देते हैं एंड वो सीट्स को खराब करते हैं। अब वो चीज इस बार ना हो, यूपीएससी की सीट का किसी तरह का नुकसान ना हो किसी और एस्पिरेंट के लिए, किसी और केपेबल कैंडिडेट के लिए। उस चीज को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि इफ यू आर ऑलरेडी इन द आई, तो आप एलिजिबल ही नहीं है, आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। कई बार लोग रैंक इंप्रूव करने के लिए इस तरह का करते हैं, बट यू आर नॉट एलिजिबल। आईएफएस में
हो गए, इंडियन फॉरेन सर्विस में हो गए, तो भी आप अलाउड नहीं है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन फॉरेन सर्विस, नॉट IFOS सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज रिगार्डिंग IFS। तो अगर आप इफ यू आर ऑलरेडी देयर इन द सर्विस देन यू आर इनएलिजिबल टू अप्लाई इन एनी केस, राइट। आपको किसी केस में अप्लाई इसमें नहीं करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इफ यू आर ऑलरेडी इन आईपीएस सर्विस तो आप दोबारा से फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आप आईपीएस के उसको प्रेफरेंस में नहीं डाल सकते। प्रेफरेंस के अंदर जो रैंक होती है, प्रेफरेंस रैंकिंग जब आप भरते हैं डेफ के अंदर, तो उसमें आप ये चीज रैंकिंग में आईपीएस दोबारा नहीं डाल सकते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि ये वन टाइम अपीयरेंस अलाउड किया जाएगा विदाउट रेजिग्नेशन, सिर्फ एक बार ही अलाउ किया जाएगा। 2025 और 26 से पहले अगर आपने किया है, मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आप 2025 के कैंडिडेट हैं या फिर आप 2026 के कैंडिडेट हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको जिंदगी में लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार मौका मिलेगा उस फॉर्म को दोबारा भरने के लिए, बाय कीपिंग द प्रीवियस पोस्ट, कि आप सर्विस में रहते हुए दोबारा से फॉर्म भर सकते हो, गिवन दैट अबव 2-3 कंडीशन, ये तो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। लेकिन इसके अलावा सिर्फ आपको जिंदगी में एक बार अलाउ किया जाएगा अगर आप 2025 या 2026 का कैंडिडेट हैं, तो उसके अलावा उसके बाद आपको कभी भी इसके अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर मान लीजिए किसी इंसान ने अगर एक बार, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, और मतलब ऑफ कोर्स मैं एग्जाम नहीं देता, लेकिन अगर सिलेक्शन मेरा हो जाता है या किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप उस सर्विस को रखते हुए दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक बार कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर भी आपको फाउंडेशन कोर्स लबासना के अंदर पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरा लबासना की ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। सो देयर आर सर्टेन अदर फिल्टर्स एज वेल। लेकिन मान लीजिए दोबारा आपका रैंक बेकार आ गया और आपको दोबारा से फॉर्म भरना है, तो उसके बाद यू हैव टू रिजाइन, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, सर्विस को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये अलाउड नहीं किया जाएगा कि आप सर्विस भी रख लो और आप दोबारा अप्लाई करते रहो, ऐसा नहीं होगा। यही जो मेन प्रावधान है, एंड दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट, वेरी क्रूशियल प्रोविजन जो इस बार यूपीएससी ने इसके अंदर इनकलकेट किया है, राइट। सो एब्सोल्यूट बार फॉर सर्विस आईएएस आईपीएस को तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा दोबारा के लिए, भले रैंक इंप्रूवमेंट कुछ भी हो। आईपीएस के लिए ये है कि आप दोबारा उसी के अंदर नहीं जा सकते हो, वन टाइम री अटेम्प्ट अलाउ किया जाएगा, सिर्फ एक बार के लिए, है ना, इन योर लाइफ टाइम। लेकिन उसके बाद आपको रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद यू नीड टू प्रेजेंट योर रेजिग्नेशन, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं दोबारा, राइट। ओके ओके, ये वही बात है जो आपको मैंने वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात इसमें हो गई है। नाउ बिकॉज नोटिफिकेशन कई बार चीजें रिपीटेटिव होती है, राइट। सो इफ सिलेक्टेड अगेन कैंडिडेट मस्ट चूज ओनली वंस। लेकिन मान लीजिए आपका दोबारा सिलेक्शन हो जाता है, तो ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट सेइंग, दैट इज वेरी अंडरस्टूड कि आप सर्विस तो एक बार की रख सकते हो। या तो मान लीजिए आपने पहले आप सिलेक्ट है और मान लीजिए आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आपका सिलेक्शन हुआ, आपने दोबारा फॉर्म भरा, है ना, तो मान लीजिए आपका इंडियन पोस्टल सर्विस में सिलेक्शन हुआ, अब आपकी मान लो रैंक इंप्रूव नहीं है, रैंक और ज्यादा खराब हो गई, आप इंप्रूव नहीं कर सके, तो आप दोनों में से एक ही सर्विस रख पाओगे या तो उसके अंदर, और वो आपको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि हाउ सीरियस यू आर अबाउट दैट पर्टिकुलर वैकेंसी। तो उसके बाद नहीं तो आप दोनों में से कोई एक ही रख सकते हो, दोनों वैकेंसी तो ऑफकोर्स आपको अलाउड नहीं की जाएगी। तो वो चीज को यहाँ पर फॉर्मली मेंशन किया है, दैट्स ऑल इट इज। ओके, सो ये लिमिटेड इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप हर बार खुद को इंप्रूव करते जाएं, क्योंकि लोग कई बार सेलेक्ट हो गए उसके बाद 4-5 साल बाद भी फॉर्म भरते रहते हैं टू गेट द फाइनल आईएएस वाला। तो उसमें ये नहीं होगा। आपको अगर इंप्रूवमेंट करना है, अपने एग्जाम के अंदर अपनी रैंक में सुधार करना है, तो आपको बहुत ही कम, सिर्फ एक बार मौका दिया जाएगा। आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते, बिकॉज इवेंचुअली सीटें बहुत ज्यादा खराब होती है और ये बहुत बड़ा रिसोर्स का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की गई है कि अगर आप 2027-28 के अंदर, डिपेंड करता है कि आपने किसके अंदर वो विंडो अवेल करी है, जो एक टाइम की जो होती है ना विंडो आपने अवेल करी है री अटेम्प्ट करने की। अगर वो आपने 27-28 से पहले कर ली है, लेकिन उसके बाद तो 2028 के बाद तो आपको अलाउ किया ही नहीं जाएगा। इन एनी केस यू विल फर्स्ट बी नीडिंग टू रिजाइन, पहले रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरी बार एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज इसमें खास तौर पर मेंशन की गई है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि एज एंड अटेम्प्ट विल बी लिमिट्स स्टिल अप्लाई। जो एज को लेके जो लिमिटेशन है कि 32 तक ही जनरल भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भर सकते हैं, एंड ओबीसी 35 एंड ऑल दिस, ये एज लिमिट तब तक अप्लाई ये इंटैक्ट रहेगी, इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो आपके अटेम्प्ट और आपकी एज की जो बात है, इसमें किसी तरह का उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक ब्लैंकेट रूल
2027 के बाद नहीं है, इट बिकम्स मैंडेटरी आफ्टर द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी यूज द वन टाइम एग्जामिशन विंडो, राइट। तो यही बात दोबारा से इसमें समझाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आई होप आपको इसमें पूरा समझ में आ गया होगा। हर तरह के जो मुख्य बदलाव थे, मुख्य बिंदु थे, जो यूपीएससी ने बहुत खास तौर के बहुत ही सीरियस लेवल पर इसको लोगों को समझाने की कोशिश करी है। सो इस बार फॉर्म जब भरो तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना, बिकॉज कई बार हम ई मित्र पे जाके जो दूसरे भैया लोग होते हैं उनसे भरवा देते हैं, और वो जल्दबाजी में, क्योंकि उनके पास दूसरे लोग भी होते हैं, वो जल्दबाजी में अगर कोई गलती करे तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आपका फॉर्म है, आपकी नौकरी है, आपकी जिम्मेदारी है, तो फॉर्म भी मेरे हिसाब से आप ही को भरना चाहिए, पर्सनली लेना चाहिए इसको। एंड बी केयरफुल रिगार्डिंग एवरी सिंगल डिटेल। सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना आपका, अगर आप किसी कोटा में अगर आते हैं, किसी कैटेगरी में आप अवेल करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी या फिर, तो उसको अपडेट जरूर करवा लीजिएगा। और फाइनेंशियल रैंक के रिगार्डिंग उसमें पूरा 3 साल का जो प्रावधान है वो आपको मेंशन करना है। यू नीड टू बी सेवी विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिएगा, सो दैट आप किसी तरह का मिस्टेक ना करें, बिकॉज ये सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद इसमें बदलाव करने का मौका आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। एंड यूपीएससी इज डैम serious about this thing, right? So thank you so much for your cooperation. That's all. This is Kushwan Singh signing off. Jai Hind.